हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि डेवऑप्स। डेवऑप्स इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पिलर इन मॉडर्न डे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आजकल ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनियां हैं वो डेवऑप्स एज अ कल्चर को अडॉप्ट कर चुकी हैं। जितने भी आपके मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट की रिलीज अपडेट आपको मिलती हैं, वो सब उस कंपनी की तरफ से डेवऑप्स टूल्स या स्क्रिप्ट्स और ऑटोमेशन से होती है। सो बिफोर गोइंग इनटू द डीप डाइव, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मतलब कि व्हाट डेवऑप्स इज ट्राइंग टू सॉल्व। क्या थी वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से डेवऑप्स लाइमलाइट में आया और डेवऑप्स इंट्रोड्यूस हुआ कंपनीज के अंदर। सो बिफोर डेवऑप्स होता ये था कि किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी या टेक कंपनी में दो टाइप की इंजीनियरिंग टीम हुआ करती थी। वन इज़ द डेवलपमेंट टीम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती थी जो भी मेन एप्लीकेशन है उसकी कोड लिखने के लिए, विच इंक्लूड द फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस डेवलपर एक्सेट्रा। एंड अनदर इज दी ऑपरेशनल टीम। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, स्केलेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द सर्वर्स। और जो भी एप्लीकेशन की कोड चेंजेस और रिलीज डिप्लॉय करनी, वो सब ये टीम इन्वायरमेंट्स, अलग अलग जो इन्वायरमेंट्स होते थे उन पर डिप्लॉय करती थी। अब इन्वायरमेंट भी एक टाइप के नहीं, मल्टीपल टाइप के होते थे। some of them are the lower environment like tab, meg, and some of them are the higher environments कुछ like UAT live। और सबसे एकदम फाइनल होता था वो होता था prod environment obviously। इसी दोनों टीम्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है। वो इस वजह से कि दोनों ही टीम ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे के। एक तरफ डेव टीम जिनका मेन फोकस कोड रिलेटेड चीज़ों में होता था और वो बहुत ही कम सर्वर और सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही कम जाना करते थे। और दूसरी तरफ थी ऑप्स टीम जिनका मेन फोकस सर्वर रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग में होता था। वो कोड साइड के काम को थोड़ा कम फेमिलियर होते रहते थे। अब एक अच्छा और फास्ट रिलीज डिलीवरी के लिए दोनों टीम में अच्छा कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों टीम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिलीज डिलीवरी डिले पे डिले होती रहती थी। और बहुत डिले होना एक बहुत ही आम बात बन चुकी थी उस टाइम पर। तो अब अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जब एक डेव टीम अपना कोड रेडी कर देती है, दैट्स द फर्स्ट एंड पॉइंट। एंड सेकेंड डिफाइन विच इज द सेकेंड एंड पॉइंट इज द रिलीज डिप्लॉयमेंट, जिस जो ऑपरेशनल टीम जो है उस जो फाइनल कोड चेंजेस है उसको डिप्लॉय कर देती है फाइनल प्रोड एनवायरनमेंट में। अब इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में कई सारे मैंडेटरी स्टेप्स और चेक्स हुआ करते थे। और ये सारे स्टेप्स उस टाइम पर मैनुअली किए जाते थे, जैसे कि कोड बिल्ड, टेस्ट केसेस रन करना, उसके बाद इस कोड चेंजेस को रिलीज करके एक रिलीज आर्टिफैक्ट्री में पब्लिश करना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता था कि जो इन्वायरमेंट्स होते थे लोअर टू हायर, फिर वन बाय वन उन पर डिप्लॉय करना। और ऑब्वियसली सब्सिक्वेंटली क्यूए इनके ऊपर टेस्ट करते थे। जब एक फाइनली क्यूए एक साइन ऑफ कर देते थे, देन फिर उसके बाद एक फाइनली जाके वो जो आर्टिफैक्ट रिलीज आर्टिफैक्ट होता था वो फाइनली प्रोडक्शन पर डिप्लॉय होता था। अभी जो मैंने नेसेसरी और ये प्रोसेसेस बताए हैं, ये उस टाइम दोनों टीम मैनुअली किया करती थी। और दोनों कुछ कुछ डेव टीम करती थी, कुछ स्टेप्स इसमें ऑप्स टीम किया करती थी। डेव टीम जैसे कि बिल्ड करना, टेस्ट केसेस रन करना, आर्टिफैक्ट्री पे रिलीज कर देना। और ऑप्स टीम उन पर उन इन्वायरमेंट्स पे जो अलग अलग इन्वायरमेंट्स है उन पे डिप्लॉय करना। अब ये जो मैंने आपको फ्लो बताया है, ये तो मैंने एक अभी सक्सेसफुल वाला केस बताया है। असली समस्या तो आती है जब कहीं बीच में किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे वो फेल हो जाता है। अगर किसी लेट सपोज अगर किसी बीच स्टेप्स में, जैसे कि मिग एनवायरनमेंट डिप्लॉय करने गए या फिर क्यूए ने कहीं बग रेज कर दिया, तो वो क्या होता था, फिर डायरेक्टली रिवर्ट बैक कर दिया जाता था डेव टीम के पास। वो फिर दोबारा उसको बग फिक्सेस, कोड चेंजेस किया करते थे। फिर वो दोबारा से जब दोबारा अपना कोड चेंज करते थे, फिर वो ये दोबारा से वन एंड पॉइंट से सेकंड एंड पॉइंट दोबारा से सारे के सारे स्टेप्स फिर से मैनुअली रन किया करते थे। अब कभी कभी जहां डेव टीम ने डे वन पे कोड रेडी कर दिया है, तो फिर उसके बाद
लगभग 15 से 20 दिनों का भी टाइम लग जाया करता था। और कभी कभी किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में जब बहुत सारे फेल हो रहे हैं, बार बार वो डेप्थ पर रिवर्ट बैक किए जा रहे हैं, और फिर वो दोबारा से टेस्ट के ये सारे स्टेप्स रन किए जा रहे हैं, और कभी कभी 1.5-2 महीने तक का भी टाइम लग जाया करता था। कैन यू इमेजिन, डे वन पे जहाँ कोड रेडी हो चुका है, वो रिलीज डिप्लॉय करने में उसको महीनों, एक से 1.5 महीने भी लग जा रहे हैं। अगर आप इसमें गौर से देखो और गौर से समझो, गलती इसमें किसी टीम की नहीं थी, इन दोनों में से ना डेव टीम की गलती थी ना ऑप्स टीम की गलती थी, क्योंकि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड हैं। डेव अपने मेन कोड को करने में, ऑप्स टीम अपने सर्वर्स को मैनेज करने में। गलती वहाँ थी कि ये जितने टास्क चल रहे थे, इसको कोई स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस तरीके से नहीं किए जा रहे थे। अब प्रॉब्लम तो बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है प्रॉब्लम। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए उस समय लोगों ने सोचा कि भाई, ये जितने प्रोसेस स्टेप्स करने होते हैं, इसको ऑटोमेट करते हैं, इसको ऑटोमेट कर देते हैं बाय यूजिंग सम टूल्स और बाय यूजिंग सम स्क्रिप्टिंग। और हमें कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड लोगों को ट्रेन करना होगा, और कुछ ऐसे लोगों को पकड़ना होगा जिन्हें डेव और ऑप्स दोनों साइड के बारे में पता हो, तो ही वो टूल्स और स्क्रिप्टिंग के मदद से ये जितना इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में जितना टास्क है, वो तभी ऑटोमेट कर पाएंगे जब तक इन्हें दोनों टीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ना पता हो कि डेव टीम में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वहाँ पर, और किस तरीके से जो कोड लिखा जा रहा है उसको किस तरीके से बिल्ड से ले जाकर पूरा एक रिलीज आर्टिफैक्ट्री तक कर उसे पब्लिश करवाना। ये सब ये इन लोगों को पता होना चाहिए कि ये डेव साइड क्या कर रही है, और सिमिलरली फॉर टू दी ऑप साइड एज वेल, कि वो सर्वर किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जिससे कि दो ये जो स्पेशलाइज्ड कुछ लोग हैं, इन्हें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आ पाए इस पूरे के पूरे इस टास्क के अंदर। तो यहाँ इंट्रोड्यूस होता है डेवॉप्स। यही वो जो स्पेशलाइज्ड लोगों की बात हो रही है, यही वो डेवॉप्स पीपल, इन्हें बाद में चलकर नाम दिया गया कि डेवॉप्स इंजीनियर। अब डेवॉप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डेव प्लस ऑप्स, which knows about the devs and the ops side as well. And DevOps team is responsible for automating these processes by using various tools, scripting, and which will leverage the development and the operational team for a faster release delivery with a negligible manual effort. Because all these processes are automated with much more standardized and best practices. अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये डेवॉप्स की बहुत ही फेमस डायग्राम है। अगर किसी को हाई लेवल डेवॉप्स के बारे में जानना है तो ये पिक्चर को देख सकता है। चलो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। इसमें वहीं डेव साइड जब उसको कोड अपना प्लानिंग कर रही होती है फीचर्स का, तो डेव फीचर इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग करते हैं, वो कोड चेंजेस प्रिपेयर करके कहीं एक जगह अपलोड करते हैं। लाइक आज के डेट में गिट यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, तो गिट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उसको पुश करते हैं किसी एक VCS होस्टिंग साइट पे, लाइक गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट, जो भी अवेलेबल है वहाँ पर इसको पब्लिश करते हैं फिर कोड को। फिर वहाँ से फिर यहाँ इस पॉइंट से क्या है, फिर CI/CD पाइपलाइन स्टार्ट होती है। CI/CD के अंदर अभी आ जाता है आपकी बिल्ड होना, टेस्ट केसेस रन होने, कोड रिलीज होना इन्वायरमेंट पर, फिर ये डिप्लॉय होना, एंड देन आपका ऑपरेशनल होना। ऑपरेशन एक तरीके से अभी इसको समझ सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन टाइप जो है सर्वर की, और जो डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये सब जो जाते हैं जब इन्वायरमेंट्स के ऊपर, तो ये इम्यूटेबिलिटी मेंटेन रहे, ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ये अभी थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, इसको अभी अभी के लिए हो सके तो इग्नोर भी कर सकते हो, बाद में इसको समझ लेंगे जब इसकी पूरा अच्छे से ट्यूटोरियल देखेंगे। एंड देन इसके बाद इसी के साथ में जब डिप्लॉय हो जाता है, डिप्लॉय के बाद ऑब्वियसली उस जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसकी मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग इनेबल करना भी ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ही डेव्स के पास नोटिफिकेशंस वगैरह चली जाए, जिससे कि वो अपना बग फिक्सेस वगैरह की प्लानिंग कर पाएँ कि किस तरीके से करना है। और इसी बीच में अगर कहीं ऑब्वियसली कहीं बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना या कहीं रिलीजेस में करना प्रॉब्लम आ रही है, और तो वो ऑब्वियसली फिर वो डायरेक्टली रिवर्ट बैक और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ईमेल नोटिफिकेशन के ज़रिए डेव्स टीम को नोटिफाई हो जाती थी प्रॉब्लम, और फिर वो दोबारा से उसको कोड चेंज वगैरह जो भी
प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफाई करके दोबारा से इस फ्लो के अंदर अपना कोड डाल देते थे, और ऑब्वियसली सारा का सारा प्रोसेस जो है फुल्ली जो है ऑटोमेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे ही वो कोड इसके अंदर एंटर करवाएंगे, विद इन मैं कहूँगा फ्यू 1 आवर या 2 आवर, फ्यू आवर्स के अंदर ही उनका एक फाइनल इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय भी हो जाता है। अब जैसा कि आपको ये दिख भी रहा है कि ये एक साइकिल दिख रही है आपको एक तरीके से, जो यहाँ से एक लूप टाइप है, ये चलता है यहाँ से, और ये फाइनल डिप्लॉयमेंट के बाद दोबारा से, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद दोबारा से यहाँ से एक कनेक्शन दोबारा से प्लानिंग में हो जाता है। तो एक तरीके से यही जो है यही एक साइकिल है, और इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट नेवर एंड्स। ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, प्लानिंग होती रहेंगी, कोड चेंजेस आएंगे, रिलीज डिप्लॉयमेंट होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है बग फिक्सेस जाएंगे, फिर बग फिक्सेस होने जाएंगे डेवलपर के पास, फिर डेवलपर उसे दोबारा से कोड चेंज करके भेजेगा, फिर दोबारा से वो डिप्लॉय, ये इस पूरी पाइपलाइन के अंदर होते हुए उसका कोड जाएगा, फिर वो डिप्लॉय हो जाएगा। और अगर कुछ न्यू फीचर इंप्लीमेंट हो तो वो उसकी प्लानिंग करेंगे, फिर उसको को फीचर लिखेंगे, फिर उसको दोबारा से ये पाइपलाइन के अंदर अपना कोड डालेंगे। तो ये एक तरीके से साइकिल है जो कभी नहीं रुकती, हमेशा चलती रहेगी। एक चीज और देखी होगी आपने, ये इसमें एक इन्फिनिटी वाला साइन ये बन रहा है, ये इसीलिए बन रहा है, ये इनफाइनाइट लूप की तरह चलता है, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है, ये हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी ये। अब आज की डेट में जितनी भी बड़ी टेक कंपनी हुई, मिड लेवल, लोअर मिडिल लेवल टेक कंपनी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ साइज उनका, वो सभी की सभी जो है डेवऑप्स एज अ कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, बिकॉज बिग टेक और मिड लेवल साइज की टेक कंपनीज का तो बिना डेवऑप्स काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे वहाँ पे चीज़ें रिलीजेस डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, वहाँ विदाउट डेवऑप्स तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वहाँ वो लोग कैसे करेंगे अगर डेवऑप्स ना हो तो। और एक चीज़ और, आपको शायद एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, डेवऑप्स कोई टूल है या डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी है, नहीं, डेवऑप्स इज नॉट अ टूल और टेक्नोलॉजी, डेवऑप्स इज अ कल्चर which involves different tools and technology, and that brings the automation. This the whole process will be automated by using DevOps as a culture. एंड बिकॉज क्योंकि एक डेवऑप्स क्योंकि एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है इन दोनों टीम्स के बीच में, डेव एंड ऑप्स की टीम में, जो कि पहले जो प्रॉब्लम थी, अच्छे से कोलैबोरेशन नहीं हो पाता था, वो अब डेवऑप्स एज अ कल्चर को जब डेवऑप्स टीम एक फिट कर दी जाती है, एक तरह से ब्रिज बन जाता है दोनों के बीच में, क्योंकि जो डेवऑप्स करती है, जो इनके लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो ऑटोमेशन बना के देते हैं, वो एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है, और इसमें जो होल प्रोसेस था जो देखा था हमने भी, वन एंड पॉइंट से सेकेंड एंड पॉइंट तक, वो सब ऑटोमेटेड हो जाता है। नाउ द बेनिफिट ऑफ डेवऑप्स। अब बेनिफिट अगर मैं गिनाने लग जाऊं और इसमें बेनिफिट समझाने लग जाऊं, और तो ये बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो, क्योंकि बेनिफिट डेवऑप्स के बहुत सारे होते हैं। अगर आप अभी गूगल पे जाओगे तो कम से कम 10 से 15 बेनिफिट निकल जाएंगे, लेकिन मैं इसमें मतलब कोर बेनिफिट बताऊंगा, जो बाकी इन कोर बेनिफिट से ही बाकी सारे बेनिफिट्स भी ड्राइव हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा फास्टन द रिलीज डिलीवरी प्रोसेस। अब क्योंकि टाइम बहुत सेव करता है ये डेवऑप्स, क्योंकि जहाँ एक रिलीज डिलीवरी करने में जितना बहुत सारा टाइम लगता था, वहाँ कुछ घंटों के अंदर ही पूरी रिलीज डिलीवरी हो जाती है। द सेकेंड वन इज द कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कहाँ हो रही है, जो लोग जो इसको मैनुअली जो सारे प्रोसेस को टास्क को एग्जीक्यूट करते थे डेव्स और ऑप्स टीम मिलके, तो क्योंकि उनका ह्यूमन आवर्स वो सारे के सारे सेव हो रहे हैं, विच मीन्स एट द एंड वहाँ पे कॉस्ट सेव हो रही है, तो ये कॉस्ट सेविंग की बेनिफिट भी इसमें आ जाता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जितने सारे पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आप सारे प्रोसेस देखे, वो सारे के सारे एक स्टैंडर्डाइज और बेस्ट इंडस्ट्री लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस वे में ही सारे के सारे स्टेप्स एंड प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। सो दीज थ्री आर द कोर बेनिफिट्स। अब मैंने जो है डेवऑप्स को कुछ एक तरीके से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि ये एक स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कुछ मॉड्यूल्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है कि किस तरीके से एक डेवऑप्स का रोड मैप हो, कि किस तरीके से करके आपको सीखनी है डेवऑप्स, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी।
और ये सारे के सारे मॉड्यूल मैं रिलीजेस करूँगा यूट्यूब वीडियोस पे एज अ ट्यूटोरियल भी, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन थी, तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ थियोरेटिकली चला एक तरीके से। और लेकिन आगे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी ये सारे के सारे मॉड्यूल्स की वन बाय वन इसके ऊपर हम ट्यूटोरियल्स निकालेंगे एग्जैक्टली कि लिनक्स के अंदर लिनक्स फंडामेंटल, बैश स्क्रिप्टिंग और उसकी बेसिक फंडामेंटल कमांड्स हो गई, फिर बाद में नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स, फिर VCS लाइक गिट और गिटहब, देन फिर कंटेनर एंड देयर ऑर्केस्ट्रेशन, then CI/CD pipeline, then cloud computing, and then Terraform एक IAC टूल होता है जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग द कोड, एंड देन एट द एंड द मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल हम सारे के सारे मॉड्यूल कवर करेंगे एज एन ट्यूटोरियल नेक्स्ट आने वाली वीडियो। तो सब के सब एज अ प्रैक्टिकल रहेंगे कि क्या क्या चीज़ मैं करके दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ आप कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी डेली एक डेवऑप्स इंजीनियर को रिक्वायर्ड होती हैं। और एक ऐसी चीज़ रखेंगे कि इनको सीरियली वाइज ना करके एक तरह से पैरेलली वाइज चलाएंगे सारे मॉड्यूल्स को। मतलब कुछ पार्ट सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिनक्स से कर लिया, फिर कुछ पार्ट गिट से कर लिया, कुछ पार्ट AWS से कर लिया, तो सभी को एक तरीके से पैरेलली प्लेलिस्ट बनाकर चलाएंगे, इस तरीके से करेंगे। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ do like, share and subscribe, and also if you have any question please comment down below.